154 सेक्शन के अलावा बाब 22 फ़िक्रा नंबर 47 रजिस्टर नंबर 1 में बताया गया है कि FIR किस तरह दर्ज की जाएगी। 164 के अलावा बाब 25 फ़िक्रा 27 में भी बताया गया है, और इसके अलावा कानून शहादत आर्टिकल 30 में भी बताया गया है। इसके अलावा बाब 26 फ़िक्रा 32 में भी शनाख्त परेड के बारे में बताया गया है, जो कि 164 के तहत ली जाती है। सेक्शन 155 के अलावा बाब 24 फ़िक्रा नंबर 3 में भी बताया गया है कि अगर जुर्म नाकाबिल दस्तअंदाज़ी की इत्तला मिलती है तो उसको थाना के रजिस्टर नंबर 2 रोज़नामचा में दर्ज किया जाएगा। 157 के अलावा बाब 25 फ़िक्रा नंबर 9 SHO को ज़ेरे दफ़ा 157 ज़ात पे गैर ज़रूरी मुकदमात में तफ्तीश न करने के वसीर इख्तियारात हासिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। ज़ाब्ता फ़ौजदारी की वो सेक्शन जो एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जो एग्ज़ाम में 99% आ सकती हैं। इसके अलावा इन सेक्शन में कौन कौन से ऐसी सेक्शंस हैं या आर्टिकल्स हैं या बाब फ़िक्रे हैं जो उस सेक्शन के रिलेटेड है, उस सब के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलें हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी सेक्शन है सेक्शन 6 फ़ौजदारी अदालतों की अक़साम। फ़ौजदारी अदालतों की 3 अक़साम हैं: सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट। मिसाल के तौर पर अगर कत्ल का मुकदमा है तो सेशन कोर्ट में चलेगा, जबकि 151/107 का जो होगा वो मजिस्ट्रेट के सामने चलाया जाएगा। सेक्शन 9 सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट कहाँ पे होती है? हर ज़िले में एक सेशन कोर्ट होती है। मिसाल के तौर पर डकैती या कत्ल का केस हो, सेशन जज सुनता है। सेक्शन 22 मजिस्ट्रेट की मकामी हदूद। हर मजिस्ट्रेट का मखसूस इलाका होता है। मिसाल के तौर पर डीजी खान का जो मजिस्ट्रेट है सिर्फ डीजी खान का केस ही सुनेगा। सेक्शन 46 गिरफ़्तारी का तरीक़ाकार। गिरफ़्तारी उस वक्त मुकम्मल होती है जब पुलिस जिस्मानी तौर पर शख्स को अपनी तहवील में ले ले या ज़बानी तौर पर गिरफ़्तारी का ऐलान करें। यानी कि ज़रूरी नहीं कि हथकड़ी लगाई जाए, नीयत और कंट्रोल काफ़ी होता है। मिसाल के तौर पर SHO कहता है कि आप फ़लाँ जुर्म में गिरफ़्तार हैं, हमारे साथ चलें, और शख्स पुलिस का कंट्रोल में आ जाता है। सेक्शन 47 घर में दाखिल होकर गिरफ़्तार करना। अगर मुलजिम किसी मकान में छुपा हो और दरवाज़ा ना खोला जाए तो पुलिस दरवाज़ा तोड़कर दाखिल हो सकती है, लेकिन यहाँ पे शर्त यह है कि पुलिस को पहले अपनी शनाख्त और मकसद बताना होगा। मिसाल के तौर पर इख्तियारी मुलजिम अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है, पुलिस कानूनी तौर पर दाखिल हो सकती है। सेक्शन 51 गिरफ़्तारी के वक्त तलाशी। जब किसी शख्स को गिरफ़्तार किया जाए तो पुलिस को इख्तियार है कि वो उसकी ज़ाती तलाशी ले ताकि असला, चोरी शुदा माल, ममनूआ अशिया बरामद की जा सके। यानी ये तलाशी गिरफ़्तारी के फ़ौरन बाद ली जाएगी और जो चीज़ें मिलें उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी। मिसाल के तौर पर चोरी के मुलजिम में किसी को गिरफ़्तार किया गया, उसकी तलाशी ली गई, जेब से मोबाइल, नकदी, छोटा चाकू बरामद किया गया, सब ज़ब्त करके रोज़नामचा में दर्ज किया गया। नेक्स्ट हमारी सेक्शन है सेक्शन 52 औरत की तलाशी का तरीक़ाकार। अगर किसी औरत की तलाशी लेना ज़रूरी हो तो तलाशी सिर्फ़ औरत ही लेगी, मुकम्मल पर्दे और इज़्ज़त का ख्याल रखा जाएगा। यानी मर्द पुलिस अफसर औरत की जिस्मानी तलाशी नहीं ले सकता। मिसाल के तौर पर मंशियात के केस में खातून गिरफ़्तार होती है तो लेडी कांस्टेबल तलाशी लेगी, वहाँ पर मर्द अफसर कोई मौजूद नहीं होगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि सेक्शन 51 और 52 में बाब 26 का फ़िक्रा 3 रिलेट करता है। इसमें बताया गया है कि गिरफ़्तार शुदा शख्स जिनको ज़मानत पर रिहा ना किया गया हो फ़ौरन मुकम्मल तलाशी लेगा। औरत की जामा तलाशी 52 में ली जाएगी, औरत की तलाशी औरत के ज़रिए ही ली जाएगी। दौरान तलाशी शाइस्तगी और हयादारी को मलहूज़ रखा जाएगा। पुलिस अफसरान के अलावा खाकरोब और माशकी वगैरह जिनको हवालात में जाने की इजाज़त है
दाखिल और बाहर निकलते वक्त तलाशी ली जाएगी। सेक्शन 53 मौलिक हथियार जब्त करने का इख्तियार। पुलिस को इख्तियार है कि वो गिरफ्तार शख्स के पास मौजूद पिस्तौल, चाकू, डंडा या कोई भी ख़तरनाक हथियार फ़ौरन जब्त कर ले। यानी ये इख्तियार हिफाजती मकसद के लिए है। मिसाल के तौर पर गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम के पास गैर कानूनी पिस्तौल बरामद हुआ तो पिस्तौल को जब्त करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारी नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 54 बग़ैर वारंट गिरफ्तारी। ऐसे कौन से जराइम हैं जिनमें पुलिस बिला वारंट गिरफ्तार कर सकती है। स्टूडेंट्स, ये जो सेक्शन है 54 ये एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ए लिस्ट का इम्तिहान दे रहे हैं या बी लिस्ट का इम्तिहान, इसमें ये सेक्शन आती ही आती है। ये या 10 नंबर की या 5 नंबर की लाजमी ये सेक्शन दी जाती है। अच्छा, पुलिस बग़ैर वारंट गिरफ़्तार कर सकती है इसमें अगर संगीन जुर्म हो चुका हो या होने वाला हो, मुलजिम फ़रार होने का ख़दशा हो। जब ये सेक्शन एग्ज़ाम में पूछी जाए तो आपने इस तरह लिखना है कि 9 किस्म के जराइम है जिसमें पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार कर सकती है। नंबर 1, कोई पुलिस अफसर मजाज है कि बग़ैर मजिस्ट्रेट के हुक्म के और बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार करें। किस किस को गिरफ़्तार कर सकता है पुलिस अफसर? कोई वो शख्स जो जुर्म काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस में शरीक रहा हो। नंबर 2, कोई शख्स जिसके पास बग़ैर जायज़ उज़र के कोई आला नक़्व ज़न मौजूद हो। नंबर 3, मुजरिम इख्तियारी हो। नंबर 4, कोई शख्स जिसके कब्ज़े में माल मसरूक़ा हो। नंबर 5, कोई शख्स जो किसी पुलिस अफसर की मुज़ाहमत करे जबकि वो अपने फ़राइज़ मनसबी की तामील कर रहा हो। नंबर 6, कोई शख्स जो मुसल्लह अफ़वाज से भागा हुआ है। नंबर 7, कोई शख्स जो किसी ऐसे फ़ेल से ताल्लुक़ रखता है जो पाकिस्तान के बाहर किसी जगह वक़ूफ़ पज़ीर हुआ हो और जो पाकिस्तान के अंदर वाक़या होने की सूरत में बतौर जुर्म काबिल सज़ा होता हो। नंबर 8, कोई रिहा शुदा कैदी जो दफ़ा 565 ज़वाफ़े की ज़मनी दफ़ा 3 की खिलाफ वर्जी करें। नंबर 9, कोई शख्स जिसकी गिरफ़्तारी के लिए किसी दूसरे अफसर से हिदायत मौसूल हुई हो जो इसको कानूनन बग़ैर वारंट गिरफ़्तार करने का मजाज है। यानी ये पुलिस का बुनियादी इख्तियार है लेकिन कानूनी बुनियाद ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर डकैती के फ़ौरन बाद मुलजिम पकड़ा गया है तो वारंट इसके लिए ज़रूरी नहीं है। जब आप सेक्शन 54 के बारे में ये सब कुछ लिख लेंगे तो आखिर में ऐसी कौन सी सेक्शन है या बाब फ़िक्र है वो भी इसमें ऐड कर दें। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे बाब 26 फ़िक्रा 1 है। इसमें बताया गया है कि दफ़ा 54 ज़वाफ़े पुलिस अफसर को इख्तियार हासिल है कि अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ माकूल शिकायत, काबिल यकीन इत्तला या माकूल शुबा हो कि काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म का इर्तिकाब किया है, उसे बिला वारंट गिरफ़्तार कर सकती है। अब आपने ये बाब फ़िक्रा इस सेक्शन के आखिर में लाजमी लिखना है। सेक्शन 55 आवारा गर्दों या आदि मुजरिम की गिरफ़्तारी। पुलिस आवारा गर्दों, आदि चोर, मशकूक किरदार के अफराद को गिरफ़्तार कर सकती है। यानी ये एहतियाती गिरफ़्तारी है, कोई सज़ा नहीं है। मिसाल के तौर पर इलाके में बार बार चोरियाँ हो रही हैं तो किसी मारूफ आदि चोर को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। सेक्शन 56 अब गिरफ़्तारी का जो इख्तियार है SHO के पास है वो अपने मातहत अफसर को भी गिरफ़्तारी का हुक्म दे सकता है। अगर SHO किसी मातहत अफसर को बग़ैर वारंट गिरफ़्तारी के लिए भेजे तो तहरीरी हुक्म दे जुर्म की तफसील उस हुक्म में दर्ज हो। यानी ज़बानी अहकामात पर गिरफ़्तारी कमज़ोरी समझी जाती है। मिसाल के तौर पर SHO तहरीरी हुक्म देकर कांस्टेबल को मुलजिम पकड़ने भेजता है। सेक्शन 57 नाम और पता न बताना। अगर कोई शख्स अपना नाम या रिहाइश न बताए या झूठ बोले तो पुलिस उसे गिरफ़्तार कर सकती है। यानी ये सेक्शन शनाख्त के तयन के लिए है। मिसाल के तौर पर नाके पर किसी शख्स को गिरफ़्तार किया गया तो उसने अपनी शनाख्त नहीं बताई तो पुलिस उसको गिरफ़्तार कर सकती है। सेक्शन 58 दूसरे ज़िले में ताक़ुब करना। अगर मुलजिम एक ज़िले से दूसरे ज़िले में फ़रार हो जाए
تو पुलिस उसका ताक़ुब कर सकती है। गिरफ्तारी किसी भी ज़िले में मुमकिन है। मिसाल के तौर पर मुलजिम मुल्तान से डीजी खान भागा है तो पुलिस ताक़ुब करके गिरफ़्तार करेगी। सेक्शन 61 गिरफ़्तार शुदा शख्स को 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं रखा जाएगा। कोई भी पुलिस अफसर किसी गिरफ़्तार शुदा शख्स को 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं रख सकता जब तक कि इसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश ना कर दिया जाए या मजिस्ट्रेट से मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इजाज़त ना ले ली जाए। यानी गिरफ़्तारी के फ़ौरन बाद टाइम शुरू हो जाता है। पुलिस को लाजमी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, वरना हिरासत गैर कानूनी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एक शख्स को शाम 6 बजे गिरफ़्तार किया गया। अगले दिन शाम 6 बजे से पहले इसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना लाजमी है। अगर पुलिस ऐसा ना करे तो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। सेक्शन 61 के अलावा बाब 26 फ़िक्रा 26 और पुलिस आर्डर 2002 आर्टिकल 157 में भी बताया गया है कि पुलिस अफसर गिरफ़्तार शुदा शख्स को अदालतों में पेश करने में गैर ज़रूरी तख़ीर करता है तो मुजरिम साबित होने पर 1 साल कैद और जुर्माना की सज़ा भी हो सकती है। सेक्शन 68 सम्मन का नमूना। अच्छा, सम्मन अदालत की तरफ से जारी होगा। सम्मन तहरीरी होगा। जज या मजिस्ट्रेट के दस्तखत और मोहर लाजमी होगी। यानी ज़बानी तलबी या बग़ैर दस्तखत सम्मन गैर कानूनी समझा जाएगा। मिसाल के तौर पर अदालत किसी गवाह को तलब करती है तो उसके लिए तहरीरी सम्मन जारी होगा। सेक्शन 69 सम्मन किसे दिया जाता है? सम्मन खुद मुतल्लिका शख्स को दिया जाएगा और उससे वसूली पर दस्तखत लिए जाएंगे। यानी कि जो सम्मन है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो उस शख्स को दिया जाएगा और दूसरे पर दस्तखत बतौर सबूत लिए जाएंगे कि सम्मन मिला है। मिसाल के तौर पर मुलजिम को सम्मन दिया जाता है तो उसने रसीद पर दस्तखत कर दिए हैं। हमारी नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 70 जब मतलूबा शख्स ना मिले। अगर वो शख्स दस्तयाब ना हो तो सम्मन उसके घर के किसी बालिग फ़र्द को दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मुलजिम घर पर नहीं है तो वालिद को सम्मन दे दिया जाता है। सेक्शन 71 अगर घर में कोई बालिग अफराद भी मौजूद ना हो, वो शख्स भी मौजूद ना हो तो फिर सम्मन किस को दिया जाए? अगर ना शख्स मिले ना घर का कोई फ़र्द मिले तो सम्मन घर के नुमाया हिस्से पर चिस्पा किया जाएगा। मिसाल के तौर पर मुलजिम गायब है तो सम्मन उसके दरवाज़े पर चिस्पा कर दिया जाएगा। सेक्शन 72 सरकारी मुलाजिम या रेलवे मुलाजिम है तो उसके लिए जो सम्मन होगा वो किस तरह दिया जाएगा? अगर सम्मन किसी सरकारी मुलाजिम या रेलवे मुलाजिम को देना हो तो उसके दफ्तर के सरबराह के ज़रिए दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर महकमा तालीम के मुलाजिम को सम्मन DEO के ज़रिए दिया जा सकता है। सेक्शन 73 इलाका इख्तियार से बाहर अगर सम्मन देना हो तो उसका क्या तरीक़ाकार है? अगर सम्मन अदालत के दायरा इख्तियार से बाहर देना हो तो मुतल्लिका ज़िले की अदालत या पुलिस के ज़रिए भेजा जाएगा। मिसाल के तौर पर लाहौर अदालत का सम्मन है तो डीजी खान पुलिस के ज़रिए उसकी तामील की जाएगी। सेक्शन 74 जब सम्मन दूसरे ज़िले में दिया गया हो या सम्मन देने वाला अफसर अदालत में मौजूद ना हो तो तामील की रिपोर्ट या गवाह का बयान सबूत के तौर पर कबूल होगा। मिसाल के तौर पर पुलिस रिपोर्ट में लिखा है कि सम्मन मुलजिम को दे दिया गया है, अदालत उसे मान लेती है। सेक्शन 75 वारंट गिरफ्तारी का नमूना। वारंट गिरफ्तारी तहरीरी होगा, अदालत के नाम से जारी होगा, जज मजिस्ट्रेट के दस्तखत और मोहर के साथ होगा, मुलजिम का नाम और जुर्म दर्ज होगा। मिसाल के तौर पर अदालत चोरी के मुलजिम के ख़िलाफ़ तहरीरी वारंट जारी करती है। सेक्शन 76 अदालत ज़मानत लेने का हुक्म दे सकती है। अदालत वारंट में ये शर्त शामिल कर सकती है कि गिरफ़्तार शख्स से ज़मानत ली जाए, गिरफ़्तारी के बाद छोड़ दिया जाए। मिसाल के तौर पर अदालत लिखती है कि मुलजिम से मुचलका लेकर रिहा कर दिया जाए। सेक्शन 77 वारंट किसके नाम जारी होगा? वारंट एक पुलिस अफसर या एक से ज़्यादा अफराद के नाम जारी किया जा सकता है।
सेक्शन 78 अगर पुलिस दस्तयाब ना हो तो ज़मींदार या बाअसर शहरी को भी वारंट जारी किया जा सकता है। सेक्शन 79 आमतौर पर वारंट पुलिस अफसर को ही दिया जाता है। सेक्शन 80 जब भी किसी मुलजिम को गिरफ़्तार किया जाता है तो गिरफ़्तारी के वक्त मुलजिम को बताया जाएगा कि वारंट किस जुर्म में है। अगर मांगे तो वारंट भी दिखाया जाएगा। मिसाल के तौर पर किसी शख्स को चोरी के मुकदमे में गिरफ़्तार किया जा रहा हो तो उसको बताया जाएगा भाई ये वारंट है, आपको चोरी के मुकदमे में गिरफ़्तार किया जाता है। सेक्शन 81 गिरफ़्तार शख्स को बिला ताख़ीर मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाएगा। सेक्शन 82 वारंट पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में नाफिज किया जा सकता है। सेक्शन 84 अगर मुलजिम दूसरे ज़िले में हो तो वारंट मुतल्लिका ज़िले की अदालत या पुलिस को भेजा जाएगा। मिसाल के तौर पर लाहौर का वारंट है तो डीजी खान पुलिस को भेज दिया जाएगा। सम्मन और वारंट एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो सवाल बनते हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं कि सम्मन या वारंट में क्या फ़र्क है। या तो फिर ये सवाल बनता है कि सम्मन क्या होता है या ये सवाल बनता है कि वारंट क्या होता है। तो ये 5 या 10 नंबर का लाजमी सवाल बनता है। आपने सम्मन और वारंट को लाजमी याद करके जाना है। सेक्शन 87 अगर मुलजिम बार बार अदालत में हाजिर ना हो या छुप कर रहे तो अदालत उसको इख्तियारी करार देती है। ऐलान में मुलजिम का नाम, वालिद का नाम, जुर्म तलबी की तारीख शामिल होती है। यानी ये मुलजिम को डराने और अवाम से इत्तला हासिल करने का तरीका है। अच्छा, सेक्शन 87 के अलावा बाब 22 फ़िक्रा नंबर 61 यानी कि रजिस्टर नंबर 10 रजिस्टर निगरानी में भी इख्तियारी के बारे में बताया गया है। जब भी किसी शख्स को इख्तियारी करार दिया जाता है तो उसका नाम रजिस्टर निगरानी हिस्सा अव्वल में उसका नाम दर्ज किया जाता है। अच्छा, एग्ज़ाम के हवाले से सेक्शन 87 बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सवाल मुख्तलिफ़ किस्म के बनाए जाते हैं कि इख्तियारी को किस सेक्शन के तहत, किसी शख्स को इख्तियारी किस सेक्शन के तहत करार दिया जाता है। इसके अलावा प्रोक्लेम्ड अफेंडर कौन से अफराद होते हैं यानी कि पीओ, और कोर्ट एब्सकेंडर यानी कि सीए कौन से अफराद होते हैं, और टारगेट अफेंडर कौन से अफराद होते हैं। इन सब को आपने लाजमी याद करके जाना है। अच्छा, सेक्शन 88 है कि अगर मुलजिम फ़रार हो जाए तो अदालत उसकी जायदाद ज़ब्त कर सकती है। यानी ये मुलजिम को मजबूर करना है कि वो अदालत में पेश हो। मिसाल के तौर पर मुलजिम अदालत में पेश नहीं हुआ तो अदालत ने उसका घर या ज़मीन को ज़ब्त कर ली। सेक्शन 100 अगर किसी के बारे में मालूम हो कि वो गैर कानूनी तौर पर कैद है, अदालत या पुलिस को इख्तियार है कि वो तलाशी लेकर इस शख्स को आज़ाद कराए। मिसाल के तौर पर शिकायत पर मालूम हुआ कि एक शख्स गैर कानूनी तौर पर फैक्ट्री के बाद में बंद है। पुलिस जाएगी, तलाशी लेगी और शख्स को आज़ाद करेगी। अच्छा, ये सेक्शन 100 के अलावा आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 9 में भी बताया गया है कि किसी शख्स को गैर कानूनी कैद या बंद नहीं किया जाएगा। सेक्शन 101 अगर किसी शख्स या जायदाद की तलाशी ज़रूरी हो, अदालत तहरीरी वारंट जारी करेगी। वारंट में मकाम, मवाद और वक्त दर्ज होगा। यानी बग़ैर वारंट तलाशी महदूद हालात में मुमकिन है। आम तौर पर वारंट ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मंशियात की इत्तला मिली है तो अदालत ने वारंट जारी किया है, पुलिस जाएगी और तलाशी लेगी। सेक्शन 102 जो शख्स किसी बंद जगह, गोदाम, घर या दुकान का इंचार्ज है, उसे पुलिस को तलाशी की इजाज़त देना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर गोदाम का मालिक पुलिस को अंदर आने से मना करता है तो ये गैर कानूनी है। सेक्शन 103 तलाशी हमेशा दो मुअज़्ज़िज़ गवाहों की मौजूदगी में होगी। औरत की तलाशी औरत के सामने होगी। गवाहों की मौजूदगी सबूत के लिए ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर पुलिस किसी घर में मंशियात की तलाशी ले रही है।
محلے کے 2 گواہ موجود ہوں گے، عورت کی تلاشی عورت ہی کرے گی۔ سیکشن 106 اگر کوئی شخص جرم میں سزا پاتا ہے، عدالت اسے حکم دیتی ہے کہ امن و امان کے لیے ضمانت دے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ جرم نہ کرے۔ مثال کے طور پر گھر میں توڑ پھوڑ کرنے والا شخص سزا کے بعد عدالت سے 50,000 روپے ضمانت دے گا کہ آئندہ ایسا نہ کرے گا۔ سیکشن 107 اگر پولیس یا عدالت کے پاس اطلاع ہو کہ کسی شخص سے امن عامہ متاثر ہو سکتا ہے، مجسٹریٹ ضمانت امن لے سکتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے جرم کو روکنا۔ مثال کے طور پر 2 محلے کے افراد کے درمیان جھگڑا ہوا، عدالت دونوں سے امن کی ضمانت لیتی ہے۔ سیکشن 107 کے علاوہ باب 23 فقرہ نمبر 32 اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص قابل دستاندازی جرم کے ارتکاب کی کوشش کرے، پولیس افسر اسے دفعہ 151 زائد پہ بلا وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے۔ پولیس کو دفعہ 107 زائد پہ شکایت کی تفتیش کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ ایسی اطلاعات کو روزنامچہ میں اندراج کیا جائے گا۔ اگر فوری نقص امن کا خدشہ نہ ہو تو رپورٹ کی نقل علاقہ مجسٹریٹ کو بھیجی جائے گی۔ اگر فوری نقص امن کا خدشہ ہو تو ایس ایچ او زیرہ دفعہ 151 زائد پہ کارروائی کرے گا۔ سیکشن 108 اگر کوئی شخص بغاوت یا اشتعال انگیز مواد پھیلاتا ہے، عدالت اسے اچھے رویے کی ضمانت دے سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے نفرت انگیز پوسٹ شیئر کی، عدالت ضمانت لے گی کہ آئندہ ایسا نہ کرے۔ سیکشن 109 آوارہ گرد، مشکوک یا عادی مجرم سے عدالت ضمانت برائے اچھا رویہ لے سکتی ہے۔ یعنی لوگوں کے تحفظ کے لیے پہلے سے احتیاط ہے، ضمانت نہ دینے پر گرفتاری ممکن ہوگی۔ مثال کے طور پر علاقے میں بار بار چوری کرنے والے شخص سے عدالت ضمانت لے گی کہ آئندہ جرم نہ کرے۔ سیکشن 110 عادی مجرم کی ضمانت اگر کوئی شخص بار بار جرائم کرتا ہے، عدالت اسے ضمانت برائے اچھا رویہ لے سکتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ جرائم کی روک تھام ہو۔ یعنی عادی چور، ڈاکو یا حملہ آور کے خلاف احتیاطی قدم ہے۔ ضمانت کی صورت میں پولیس نگرانی کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر علاقے کے مشہور چور سے عدالت 1 لاکھ روپے ضمانت لے گی کہ آئندہ چوری نہ کرے۔ سیکشن 127 اگر کوئی اجتماع امن و امان کے لیے خطرہ بن رہا ہو، مجسٹریٹ یا پولیس افسر کو اختیار ہے کہ وہ لوگوں کو منتشر ہونے کا حکم دے گا۔ یہ حکم زبانی یا تحریری بھی ہو سکتا ہے۔ اگر لوگ حکم نہ مانیں تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سیکشن 127 کے علاوہ 145 تعزیرات پاکستان میں بھی بتایا گیا ہے کہ مجمع خلاف قانون میں شریک ہونا یا اس میں شریک رہنا یہ جانتے ہوئے کہ اس کو منتشر کرنے کا حکم مل چکا ہے تو اس کی سزا 2 سال بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پولیس آرڈر 2002 آرٹیکل 121 میں بھی بتایا گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ پولیس کا سربراہ یا اسسٹنٹ یا ڈی ایس پی یا ایس ایچ او آرٹیکل کے تحت منظور کیے گئے لائسنس کی شرائط کی خلاف ورزی کی صورت میں کسی جلوس کو روک سکتا ہے اور اس یا کسی اجتماع جس نے مذکورہ بالا شرائط کی خلاف ورزی کی ہو کو منتشر کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ سیکشن 144 اگر کسی جگہ فوری خطرہ، ہنگامہ یا امن و امان کی بگڑتی صورتحال ہو، مجسٹریٹ کو اختیار ہے کہ فوراً حکم جاری کرے گا۔ یہ حکم تحریری یا زبانی ہو سکتا ہے۔ حکم فوری نافذ کیا جائے گا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ہنگامہ، تشدد یا خطرناک اجتماع کو فوراً روکا جائے۔ یعنی جب صورتحال فوری اور خطرناک ہو تو پولیس کو عدالتی حکم کے بغیر فوری اقدامات کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اچھا 188 سیکشن 144 کی جو خلاف ورزی کرتا ہے اس کی سزا 188 میں بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ اس کو کوئی حکم جو پبلک ملازم نے نافذ کیا ہے اور ایسا حکم نافذ کرنا قانوناً جائز ہے تو شخص مذکورہ اس حکم کی تعمیل نہ کریں تو شخص کو 1 ماہ تک کی سزا ہو سکتی ہے یا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔
اگر حکم عدولی کسی انسانی جان یا عافیت یا امن کو خطرہ پہنچائے تو سزا کی میعاد 6 ماہ تک ہو سکتی ہے۔ سیکشن 149 پولیس کو اختیار ہے کہ جرم قابل دست اندازی کو ہونے سے پہلے روکنے کے لیے اقدامات کرے، یعنی پولیس کسی موقع پر یا اطلاع ملنے پر فوری قدم اٹھا سکتی ہے، جیسا کہ جرم ہونے سے پہلے مشتبہ شخص سے پوچھ گچھ یا نگرانی کرنا۔ مثال کے طور پر اطلاع ملی ہے کہ کوئی شخص چوری کرنے جا رہا ہے، پولیس جائے گی، مشتبہ شخص کو پکڑ کر چوری ہونے سے روکے گی۔ سیکشن 150 اگر کسی شخص کے بارے میں اطلاع ملے کہ وہ جرم قابل دست اندازی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، پولیس کو اطلاع لینا اور کارروائی کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر گواہ اطلاع دیتا ہے کہ فلاں شخص مویشی چرا لے گا، پولیس جائے گی اور مشتبہ شخص کی نگرانی کرے گی۔ سیکشن 151 جو کہ ایگزام کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، ویسے تو ساری سیکشن امپورٹنٹ ہے لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص جرم قابل دست اندازی کرنے والا ہو، پولیس وارنٹ کے بغیر گرفتار کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جرم واقعہ ہونے سے پہلے ہو۔ مثال کے طور پر اطلاع ملی ہے کہ کوئی شخص بازار میں چاقو سے دھمکی دے رہا ہے، پولیس اسے جا کر گرفتار کر لیتی ہے تاکہ جرم نہ ہو۔ سیکشن 154 جب بھی پولیس کو جرم قابل دست اندازی کی اطلاع ملتی ہے تو پولیس فوراً FIR درج کرتی ہے۔ کسی جرم قابل دست اندازی کی ہر اطلاع جو اگر SHO کو زبانی دی جائے تو SHO اطلاع خود تحریر کرے گا یا اس کی ہدایت کے تحت تحریر کی جائے گی، یا ایسی اطلاع دہندہ کو پڑھ کر سنائی جائے گی، اور ایسی ہر اطلاع چاہے تحریری دی گئی ہو یا مذکورہ بالا طور پر تحریری کی گئی ہو، اطلاع دہندہ کے دستخط لیے جائیں گے اور اس کا خلاصہ ایسی کتاب میں درج ہوگا جسے صوبائی حکومت نے مقرر کیا ہو۔ 154 سیکشن کے علاوہ باب 22 فقرہ نمبر 47 رجسٹر نمبر 1 میں بتایا گیا ہے کہ FIR کس طرح درج کی جائے گی۔ باب 24 فقرہ نمبر 1 باب 24 فقرہ نمبر 5 میں بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح اگر جرم قابل دست اندازی کی اطلاع ملتی ہے تو کس طرح ہم FIR درج کریں گے۔ سیکشن 155 جب بھی کسی SHO کو ایسے تھانے کی حدود کے اندر کسی ناقابل دست اندازی جرم کے ارتکاب کی اطلاع دی جائے تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ ایک کتاب میں ایسی معلومات کا خلاصہ درج کرے جو اس مقصد کے لیے رکھی گئی ہو، اور اطلاع دہندہ کو مجسٹریٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کرے گا۔ ایسی اطلاع درج ہونے کے بعد اس کی کاپی اطلاع دہندہ کو دی جائے گی۔ کوئی پولیس افسر کسی مجسٹریٹ درجہ اول یا درجہ دوم جو ایسے مقدمات کی سماعت کا اختیار رکھتا ہو کہ حکم کے بغیر کسی ناقابل دست اندازی جرم کی تفتیش نہیں کرے گا۔ سیکشن 155 کے علاوہ باب 24 فقرہ نمبر 3 میں بھی بتایا گیا ہے کہ اگر جرم ناقابل دست اندازی کی اطلاع ملتی ہے تو اس کو تھانہ کے رجسٹر نمبر 2 روزنامچہ میں درج کیا جائے گا۔ سیکشن 156 ہر SHO یا متعلقہ افسر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جرم قابل دست اندازی کی تفتیش کرے۔ ہر افسر انچارج تھانہ مزاج ہے کہ مجسٹریٹ کے حکم کے بغیر کسی جرم قابل دست اندازی کی تفتیش کرے گا۔ سیکشن 156 کے علاوہ باب 25 فقرہ 1 میں بھی بتایا گیا ہے کہ کسی جرم قابل دست اندازی جو اس کے علاقے میں سرزد ہو تفتیش کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ سیکشن 157 کے تحت پولیس افسر کو جرم قابل دست اندازی کی اطلاع ملی ہے تو 156 کے تحت تفتیش کرنے کا اختیار حاصل ہے اور اس کی ایک رپورٹ مجسٹریٹ کو بھیجے گا۔ اس کے علاوہ اپنے ماتحت کو موقع واردات پر تفتیش کرنے اور مجرمان کا سراغ لگا کر گرفتار کرنے کے لیے تعینات کر سکتا ہے۔ سیکشن 157 کے تحت یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب کسی ایسے جرم کے ارتکاب کی کوئی اطلاع کسی شخص کے خلاف اس کا نام لے کر دی گئی ہو اور مقدمہ سنگین نوعیت کا نہ ہو تو تفتیش کرنے کے لیے SHO خود یا اپنے ماتحت افسر کو مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ SHO کو اگر تفتیش کرنے کے لیے کوئی وجہ نظر نہ آئے تو وہ مقدمے کی تفتیش نہیں کرے گا۔ اچھا 157 کے علاوہ باب 25 فقرہ نمبر 9 SHO کو زیر دفعہ 157 ضابط غیر ضروری مقدمات میں تفتیش نہ کرنے کے وسیع اختیارات حاصل ہیں۔ سیکشن 158
सेक्शन 157 की तमाम रिपोर्ट्स मजिस्ट्रेट को भेजी जाएंगी। अगर सूबाई हुकूमत ऐसी हिदायत करे, पुलिस के ऐसे आला अफसरान की वसात से मजिस्ट्रेट को भेजी जाएंगी जिसको सूबाई हुकूमत आम या ख़ास से इस बारे में मुकर्रर करे। SHO को ऐसी हिदायत देने का मजाज होगा जो वो मुनासिब समझे और इस पर लाजिम होगा कि ऐसी रिपोर्ट पर ऐसी हिदायत तहरीर करने के बाद बिला ताख़ीर रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को अरसाल करे। सेक्शन 160 गवाहों को हाज़िरी के लिए पुलिस तलब कर सकती है। सेक्शन 161 हर तफ्तीशी पुलिस अफसर को इख्तियार हासिल है कि वो मुकदमे की जब तफ्तीश कर रहा होगा तो गवाहों से वो बयान ले सकता है। मिसाल के तौर पर आपने चोरी कब देखी, ऐसा शख्स ऐसे मुकदमे से मुतल्लिक इन तमाम सवालात का जवाब देने का पाबंद होगा। पुलिस अफसर मजाज होगा कि वो ऐसे बयानात को तहरीरी सूरत में कलमबंद करे। सेक्शन 161 के अलावा बाब 25 फ़िक्र नंबर 18 में भी बयान किया गया है कि 161 के जो बयानात होंगे वो ज़िमनी का जुज़ नहीं होंगे। 161 के बयानात अलहदा कलमबंद करके ज़िमनी के साथ लगाए जाएंगे। सेक्शन 162 पुलिस के सामने दिया गया बयान सबूत के तौर पर बरह रास्त अदालत में इस्तेमाल नहीं होगा और इसके अलावा जब बयान कलमबंद किए जाएंगे तो बयान दहिंदा से दस्तखत भी नहीं लिए जाएंगे। सेक्शन 162 पुलिस के सामने दिया गया बयान सबूत के तौर पर बरह रास्त अदालत में इस्तेमाल नहीं होगा। जब भी पुलिस अफसर किसी से बयान कलमबंद करेगी तो बयान दहिंदा से दस्तखत नहीं लिए जाएंगे। सेक्शन 163 किसी पुलिस अफसर या दीगर हाकिम मजाज को इख्तियार ना है कि वो कोई तरकीब, धमकी, वादा से कोई बयान ले या ऐसी तरकीब या धमकी दिलाए या वादा कराए जैसा कि कानून शहादत 1984 के आर्टिकल 37 में भी बताया गया है। किसी भी बयान या एतराफ़ के लिए रिश्वत, धमकी या लालच नहीं दी जाएगी। सेक्शन 164 अदालत या मजिस्ट्रेट के सामने इतराफ़ जुर्म या बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है। 164 के अलावा बाब 25 फ़िक्रा 27 में भी बताया गया है और इसके अलावा कानून शहादत आर्टिकल 30 में भी बताया गया है। इसके अलावा बाब 26 फ़िक्रा 32 में भी शनाख्त परेड के बारे में बताया गया है जो कि 164 के तहत ली जाती है। सेक्शन 165 पुलिस अफसर को वारंट या कानूनी इजाज़त के मुताबिक तलाशी लेने का इख्तियार हासिल है। सेक्शन 165 के अलावा बाब 25 फ़िक्रा नंबर 23 में भी बताया गया है कि सेक्शन 165 और 166 के तहत पुलिस अफसरान की तलाशी के इख्तियारात और कवायद बयान किए गए हैं। सेक्शन 167 अगर गिरफ़्तारी के 24 घंटे में तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकती, पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड की दरख्वास्त देनी होगी। मजिस्ट्रेट जिस्मानी या जुडिशल रिमांड मंजूर कर सकता है। मकसद सिर्फ ये होता है कि मुलजिम के हकूक़ और कानूनी हिरासत का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। मिसाल के तौर पर कत्ल के केस में तफ्तीश 24 घंटे में मुकम्मल नहीं होती, इसलिए पुलिस मजिस्ट्रेट से रिमांड लेती है ताकि मज़ीद शवाहिद जमा किए जा सकें। इसमें से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं कि रिमांड कितने दिन का होता है। रिमांड हमेशा 15 दिन का होता है और जो ATA कोर्ट है वो 90 दिन का रिमांड भी दे सकती है। जो दहशतगर्द अदालतें होती हैं वो 90 दिन का भी रिमांड दे सकती है। इसके अलावा ये सवाल आता है कि रिमांड कितनी किस्म का होता है। वैसे रिमांड 2 किस्म का होता है, जिस्मानी या जुडिशल रिमांड। इसके अलावा एक और रिमांड भी होता है जिसे राहदारी रिमांड भी कहते हैं। सेक्शन 168 अगर पुलिस अफसर तफ्तीश कर रहा हो उसे अपने आला अफसर को रिपोर्ट जमा कराना होगी। मिसाल के तौर पर ASI ने चोरी की तहकीकात की, अब रिपोर्ट SHO को जमा करवाएगा, फिर SHO चालान मुकम्मल करेगा। सेक्शन 169 अगर तफ्तीश के बाद शवाहिद नाकाफ़ी हों, पुलिस या मजिस्ट्रेट मुलजिम को फौरी तौर पर रिहा कर सकता है। मिसाल के तौर पर चोरी का मुलजिम गिरफ़्तार है, तफ्तीश में मालूम हुआ कि वो जुर्म में शामिल नहीं है तो फौरी रिहाई की जाएगी।
सेक्शन 170 अगर तफ्तीश के बाद सबूत काफ़ी हों पुलिस चालान मजिस्ट्रेट को जमा कराएगी। मिसाल के तौर पर कत्ल के केस में तमाम शवाहिद जमा हों तो चालान मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा और अदालत समाअत शुरू करेगी। सेक्शन 172 पुलिस रोज़ाना की कार्रवाई का रिकॉर्ड रखेगी। मिसाल के तौर पर वक़ूआ की तफसीलात, गवाहों के बयानात, गिरफ़्तारियाँ, तलाशी और शवाहिद वगैरह। ASI ने तफ्तीश की और रोज़नामचा में दर्ज किया, गवाह ए से बयान लिया वगैरह। इसके अलावा 172 के अलावा पुलिस रूल्स बाब 25 फ़िक्रा नंबर 53 और कानून शहादत आर्टिकल 155 में भी इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 172 और 173 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो रह गया था वो ये है कि 161 और 164 के बयानात में क्या फ़र्क है। सेक्शन 173 पुलिस अफसर की रिपोर्ट, ये भी बहुत नहायत ही अहम क्वेश्चन है। पुलिस अफसर की जो रिपोर्ट होती है वो क्या होती है, रिपोर्ट में क्या क्या शामिल होता है। रिपोर्ट में जुर्म की तफसील, शवाहिद, मुश्तबा अफराद, चालान या छोड़ देना वगैरह शामिल होता है। मिसाल के तौर पर चोरी की तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद रिपोर्ट SHO ने मजिस्ट्रेट को जमा करवाई और मुकदमा आगे बढ़ा। अच्छा, जो पुलिस की रिपोर्ट होती है वो 3 किस्म की होती है। एक होती है रिपोर्ट चालान, रिपोर्ट इखराज और तीसरा होती है रिपोर्ट अदम पता। जो रिपोर्ट चालान है, चालान भी 5 किस्म के होते हैं, मुकम्मल चालान, नामुकम्मल चालान, ततीमा चालान, साकित चालान वगैरह। SHO तफ्तीश मुकम्मल होने पर बिला ताख़ीर चालान अदालत में पेश करेगा और चालान बज़रिया पैरोकार सरकार अदालत में पेश किया जाएगा। चालान सेक्शन 158 के तहत आला अफसर की मार्फत पेश किया जाएगा। सेक्शन 173 के तहत SHO चालान अदालत में इरसाल करने के इख्तियारात किसी और को तफवीज़ नहीं कर सकता। आला अफसरान सेक्शन 551 के तहत इसकी निगरानी कर सकते हैं और इसमें हिस्सा भी ले सकते हैं। सेक्शन 173 के अलावा बाब 25 फ़िक्रा नंबर 57 में भी बताया गया है कि SHO तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद बिला ताख़ीर चालान अदालत में पेश करेगा। सेक्शन 174 अगर ख़ुदकुशी, हादसा या गैर फितरी मौत हो तो पुलिस मौके पर जाएगी और रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को जमा करवाई जाएगी। मिसाल के तौर पर पुलिस को किसी शख्स की ख़ुदकुशी की इत्तला मिली, पुलिस जाएगी, तफ्तीश करेगी, 174 के तहत रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को जमा करवाएगी। सेक्शन 523 पुलिस मुलजिम से ज़ब्तशुदा या चोरीशुदा माल को कानूनी कार्रवाई के लिए कब्ज़े में ले सकती है अगर मालिक मालूम ना हो। पुलिस अदालत को रिपोर्ट जमा कराएगी, अदालत फ़ैसला करेगी कि माल किसके हवाले किया जाए। मिसाल के तौर पर मुलजिम के कब्ज़े से चोरीशुदा मोबाइल निकला, पुलिस कब्ज़ा करके अदालत में रिपोर्ट करेगी। सेक्शन 523 के अलावा बाब 22 फ़िक्रा नंबर 16 माले मुतलका मुकदमात में भी इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 550 अगर पुलिस को लगे कि कोई माल चोरी शुदा या मशकूक है वो फ़ौरी तौर पर ज़ब्त कर सकती है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स के पास चोरी शुदा ज़ेवरात या असला मिला तो पुलिस फ़ौरन कब्ज़ा कर लेती है। सेक्शन 551 आला पुलिस अफसर झेली अफसर की कार्रवाई की निगरानी, ज़ब्तशुदा माल की तहवील, रिकॉर्ड, ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद इक़दामात कर सकता है। मिसाल के तौर पर SHO ने माल ज़ब्त किया, SP उसे मुआयना और अदालत में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत दे सकता है। इसके अलावा एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पूछा जाता है कि काबिल ज़मानत जुर्म और नाकाबिल ज़मानत जुर्म में क्या फ़र्क है। काबिल ज़मानत जुर्म से मुराद ऐसा जुर्म है जो कि मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी के ज़मीमा नंबर 2 कालम नंबर 5 के तहत काबिल ज़मानत हो। नाकाबिल ज़मानत जुर्म ऐसे जुर्म है जो शेड्यूल नंबर 2 कालम नंबर 5 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत नाकाबिल ज़मानत हों। अगला क्वेश्चन है कि फ़र्द जुर्म क्या है और कब लगाई जाती है।
فرد جرم سے مراد ہے الزام لگانا۔ فرد جرم دوران تجویز مقدمہ عائد کی جاتی ہے۔ فرد جرم عدالت میں چلان داخل ہونے کے بعد عائد کی جاتی ہے۔ فرد جرم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملزم کو اپنے خلاف لگائے گئے الزامات معلوم ہو سکیں۔ اگلا سوال ہے کہ جرم قابل دست اندازی اور جرم ناقابل دست اندازی میں کیا فرق ہے؟ جرم قابل دست اندازی سے مراد ایسا جرم ہے جس میں پولیس افسر مجسٹریٹ کے حکم کے بغیر بلا وارنٹ کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتا ہے، اور جرم ناقابل دست اندازی سے مراد ایسا جرم ہے جس میں پولیس مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر بلا وارنٹ گرفتار نہیں کر سکتی۔ اگلا سوال ہے کہ تحقیقات اور تجویز مقدمہ میں کیا فرق ہے؟ تحقیقات ضروری نہیں ہے کہ جرم کے بارے میں ہو، تجویز مقدمہ ہمیشہ کسی جرم کے بارے میں ہوتی ہے۔ تحقیقات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ چلان عدالت میں ہو، جبکہ اس کے برعکس تجویز مقدمہ میں چلان کا داخل عدالت ہونا ضروری ہے۔ تحقیقات میں چارج فریم کرنا ضروری نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس تجویز مقدمہ میں فرد جرم عائد کرنا ضروری ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے کہ تفتیش اور تحقیق میں کیا فرق ہے؟ تفتیش پولیس عمل میں لاتی ہے، تحقیقات عدالت عمل میں لاتی ہے۔ تفتیش عدالتی کارروائی نہیں ہے، تحقیقات عدالتی کارروائی ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے کہ استغاثہ یعنی کہ نالش سے کیا مراد ہے؟ نالش سے مراد زبانی یا تحریری صورت میں مجسٹریٹ کے روبرو الزام کہ کسی معلوم یا نامعلوم شخص نے ارتکاب جرم کیا ہے تاکہ مجسٹریٹ اس پر ضابطہ کے مطابق کارروائی عمل میں لائے، لیکن اس میں پولیس افسر کی رپورٹ شامل نہیں ہے۔ دوستوں، یہ تھی ضابطہ فوجداری کی وہ تمام اہم سیکشنز جو ایگزام کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ دوسرے دوست بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک تعزیرات پاکستان کی پلے لسٹ نہیں دیکھی جس میں تعزیرات پاکستان کی تمام سیکشنز کو عملی مثالوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بیان کر دیا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کا کوئی کوئسچن ہے تو میرے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستوں، اپنی تیاری جاری رکھیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔